बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जो आज के एक मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस। तो हमारा टॉपिक आज का क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व करता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती है? कंजर्व। इसका मतलब इस कोलिजन में हम दो लॉ फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा? मोमेंटम। सेकेंडली हम इसमें ये देखेंगे कि ये वन डायमेंशन है। वन डायमेंशन मीन जिसको हम डायरेक्ट कोलिजन कहते हैं कि एक बॉडी आगे मूव करती है, दूसरी उसको पीछे हिट करती है और वो उसी ही डायरेक्शन के अंदर आगे मूव करती रहती हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? वन डायमेंशन कोलिजन्स। तो इस वक्त हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक एक्स एक्सिस की लाइन समझ लें आप लोग। इसको सिंगल एक लाइन ले लेते हैं। इस लाइन्स के ऊपर दो बॉडीज़ हैं, m1 और m2। इसकी वेलोसिटी है v1i v2i, i फॉर इनिशियल्स। इसके बाद ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद m1 की वेलोसिटी v1f एंड v2 क्या होगा? f, यानी फाइनल वेलोसिटी। ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि दो बॉल्स हैं, दो बॉडीज़ हैं m1 और m2 के नाम से। इनिशियली मूव करती हैं, वेलोसिटी v1i एंड v2i, और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी हो जाती है v1f एंड v2 क्या होगा? f। सो अब इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस करना है और मोस्टली जो कि कैलकुलेशन में हम इसमें जाना है। तो इसके मुताबिक इससे से को हम पढ़ेंगे बिफोर ए कोलिजन, इससे से क्या पढ़ेंगे? आफ्टर ए कोलिजन। सो सबसे पहले हम इस पर लॉ अप्लाई करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो मोमेंटम के मुताबिक इसका मोमेंटम होगा Pm1v1i m2v2i, दैट इज द क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल m1v1f m2v2f, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। दोनों का इनिशियल ऐड कर लिया, दोनों का फाइनल ऐड कर लिया। अब इस इक्वेशन को मजीद आगे बेटा यूँ करना है कि चूँकि वेलोसिटी वेरी कर रही है मगर मैस वेरी नहीं कर रही, तो मैस की बेस के ऊपर हम इक्वेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए m1 वाली टर्म में एक तरफ ले लेते हैं, m2 एक तरफ। यानी ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूँकि मैस वो वाहिद फैक्टर जो कि वहाँ कॉन्स्टेंट के तौर पर है, बाकी तो वेरी कर रहा है। इस वजह से m1v1i इधर से इधर ले जाए m1v1f, ये है m2v2f, इसको इधर लें m2v2 क्या होगा? i। सो ये दोनों मैस m2 होंगे, ये दोनों क्या होंगे? m1 की टर्म। इसमें से m1 कॉमन ले लें, इसमें से m2 कॉमन लें, इक्वेशन नंबर क्या हासिल हो जाएगी? 1। ओके। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? m1v1i स्क्वायर इसकी काइनेटिक, m2v2i स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1v1f स्क्वायर प्लस m2v2 क्या होगा? f स्क्वायर। सो इनिशियल इज इक्वल टू क्या है? फाइनल। इसमें देखें 1/2 कॉमन है, तो हम थ्रू आउट 1/2 को कॉमन लेके क्या कर देते हैं? कैंसिल। बाकी जो रिलेशन हमारे पास बचेगी m1v1i स्क्वायर m2v2 m1v1i स्क्वायर, इस m1 को इधर ले जाएंगे तो m1v1f स्क्वायर, फिर ये है m2v2f स्क्वायर माइनस m2v2i स्क्वायर। यानी फिर हमने 1/2 को कैंसिल करने के बाद वही प्रोसेस यूज़ किया है कि m1 की टर्म में एक तरफ, m2 की टर्म में क्या कर ली? एक तरफ। अब बेटा इसमें से m1 कॉमन ले लें, इसमें से क्या कॉमन ले लें? m2। तो ये हो जाएगा v1i स्क्वायर दिस। तो इसको यूँ समझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे क्या समझे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम मैथ के अंदर पढ़ते हैं या आपने मैट्रिक के अंदर भी इसको स्टडी किया होगा, फिजिक्स के अंदर भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर आप बेटा इसको a समझते हैं, इसको b समझते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे? a प्लस बी इंटू क्या होगा? a माइनस बी, यानी v1i प्लस v1f v1i माइनस v1f। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा m2 यहाँ लिखें और इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझते हुए आप इसे क्या लिखेंगे? a प्लस बी इंटू क्या होगा? a माइनस बी। यानी पहले दो टर्मों को ऐड करेंगे, फिर दो टर्मों को क्या करेंगे? माइनस। ये हमें एक इक्वेशन हासिल होगी। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मैंने जगह सेव की है। इसी इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे किससे? इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इस इक्वेशन को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो बटे के अंदर रेस्पेक्टिवली ये आएगा, बटे के अंदर रेस्पेक्टिवली क्या आएगा? ये। अब इसमें से देखिए m1 को आप m1 से कैंसिल कर सकते हैं, इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, m2 को m2 से कैंसिल कर सकते हैं, इस टर्म को इस टर्म से क्या कर सकते हैं? कैंसिल। अब यहाँ से एक टर्म बचेगी ये वाली, एक टर्म बचेगी ये। इन दोनों टर्म्स को अब यहाँ ले आते हैं तो v1i प्लस v1f इज इक्वल टू v2f प्लस v2 क्या होगा? i। अब इसमें से हम रिस्पेक्टिवली v2f लेट से कैलकुलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो v2f अगर करेंगे तो इस टर्म को उधर जाके माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एक टर्म आएगी जिसमें हमने किस चीज़ की कीमत हासिल कर ली है? v2f की। इस v2f की वैल्यूज को आप यहाँ से उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 ये मौजूद है। ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में
ये देखें M1 V1I V1F ये वाली टर्म सेम लिख दी। फिर क्या लिखेंगे M2, आगे क्या है लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है V2F। अब इस V2F की जगह क्या वैल्यूज पुट करेंगे, V1I V1F, जैसे ये देखिए V1I V1F माइनस V2I और माइनस V2I ये वाली कीमत लिख जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह 3 टर्म में ये आएंगी और आगे आपके पास ये कीमत आ जाएगी। अब इनको आगे आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये भी V2I है, ये भी V2I है, तो दोनों सेम है, तो हम इससे पढ़ें, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये -2 है, इन दोनों को इकट्ठा करें तो -2 M2 V2I हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद अब हमारे पास एक फैक्टर बचेगा, इसका नाम होगा V1F। चूँकि हमने V2F की वैल्यूज पुट की है तो कब काउंट क्या होगा, V1F। आप इसमें से V1F की टर्म में एक तरफ ले लेंगे, तो ये टर्म माइनस में खड़ी है, इधर आके ये क्या हो जाएगी प्लस, बाकी सारे टर्म उधर शिफ्ट कर लेंगे। तो M1 V1I यानी M2 V2 क्या होगा I प्लस M2 V2 क्या होगा I, M1 V1F प्लस M2 V2F, यानी V1F जिनके अंदर मौजूद है उनको एक तरफ और बाकी टर्म में एक तरफ कर दी। अब इसको देखें, इन दोनों में से V1F कॉमन हो सकता है तो M1 प्लस M2, इन दोनों में से देखें V1I कॉमन हो सकता है M1 माइनस M2 V1। अब आप चाहते हैं कि V1F निकालना है तो ये टर्म यहाँ फालतू खड़ी है, आप इसको इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड, ये देखो इधर डिवाइड होगी, इधर डिवाइड होगी, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, इसका नाम क्या होगा V1F। और ये मोस्टली कैलकुलेशन FSC से रिलेट कर रही है। ठीक है, इसके बाद हमने जैसे V1F निकाला है, इसी तरीके से हमें एक डिटेल वैल्यूज किसकी चाहिए, V2F की, तो वो तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन एक और शॉर्ट मेथड भी कर सकते हैं, और वो ये है द पुट द वैल्यूज ऑफ द V1F इन इक्वेशन नंबर 3। यानी इक्वेशन नंबर 4 का जो आंसर आ चुका है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 3 खड़ी है। क्योंकि उससे आपने ये रिजल्ट निकाला है तो मैथमेटिक्स रूल है कि इसको हम सिमल्टेनियस मेथड कहते हैं कि ये वैल्यूज दोबारा उसी में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब उसमें पुट करते हैं तो ये देखें V2F आगे क्या है, V1I आगे कौन सा फैक्टर खड़ा है, V1F। अब इस V1F की जगह कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली, ये सारी वैल्यूज यहाँ तक पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, और नेक्स्ट एंड पे क्या खड़ा है, V2I मौजूद होगा। अब बेटा आप क्या करते हैं, ये कीमत में से गौर करें तो V1I दोनों में कॉमन है, वो मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ सेम फैक्टर नीचे आ जाएगा। इन दोनों में देखें V2I कॉमन है, ये सेम आ जाएगा, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा 1। आप एलसीएम लेते हुए इसको हल करें, आप इसके बट्टे में क्या समझ रहे हैं 1, तो हम एलसीएम क्या लेंगे M1 प्लस M2, इसको इससे हल करेंगे तो M1 प्लस M2, ये कीमत आ जाएगी M1 माइनस M2। सिमिलरली बेटा यहाँ क्या एलसीएम आ जाएगा M1 प्लस M2, यहाँ आएगा 2M2 और यहाँ आएगा माइनस M1 माइनस M2, चूँकि ये माइनस मल्टीप्लाई होकर दोनों को क्या कर देगी माइनस। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस M2 है, ये प्लस M2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इसको जरा गौर से देखें, ये है -2M2 और ये -M2 है, तो 1M2 यहाँ से बचेगा। ठीक है, अब इस फैक्टर को यहाँ देखें, सामने आपको नजर आ रहा होगा V2F यानी वेर वैल्यूज V2F इज इक्वल टू, ये है हमारे पास M1, ये भी M1, तो ये क्या हो जाएगा 2M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1I। ओके, अच्छा इनमें से क्या होगा, ये M2 में से ये माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा M2 माइनस M1, तो ये बेटा हो जाएगा M2 माइनस M1 ओवर दिस, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने इधर से V1F निकाला, इधर क्या निकाला V2F, यानी टकराने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, यहाँ पे वो वैल्यूज हमने काउंट कर ली। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर मुख्तलिफ केसेस बाज़ का पूछ लिए जाएंगे, कभी एक केस, कभी 2, कभी 3, कभी सारे, कभी सिर्फ केसेस को डिस्क्राइब कर लेगा, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। स्पेशल केसेस के तौर पे नंबर 1, केस नंबर 1 ये कि अगर दो बॉडी जो आपस में टकरा रही हैं और दोनों बॉडी से मूव भी कर रही हैं मगर दोनों की मैसेज आपस में इक्वल है, यानी M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तो बिल्कुल FSC की तरह आप इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 के अंदर, 4 और 5 के अंदर क्या पुट करेंगे, M1 की जगह M, M2 की जगह M। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं V1F, इस वैल्यूज पुट करें M माइनस M 2M ओवर दिस, देखिए ये M से कैंसिल होके रिजल्ट क्या कर देगा 0, ये 2M है, ये 2M से कैंसिल होके क्या रह जाएगा V2I, लिहाजा V1F इज इक्वल टू V2I। यानी जो बॉडी जिस वेलोसिटी से आ रही थी, यानी पहली बॉडी दूसरी बॉडी की जो पहली बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के क्या होगी, बराबर होगी। मसलन ये 7 की स्पीड से आ रहा है, ये 4 की स्पीड से जा रहा है, तो टकराने के बाद 7 वाले की स्पीड क्या हो जाएगी 4 और 4 वाले की स्पीड क्या हो जाएगी 7। अब दूसरा रिजल्ट भी सेम देखें, ये है V2F, यहाँ क्या पुट करेंगे 2M ओवर M दिस,
यहाँ क्या पुट करेंगे MNSM, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ क्या बचेगा V1। देखिए 2 1 के बराबर आ रहा है और 1 2 के बराबर। इससे क्या साबित हो रहा है कि टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी अगर टकराने वाली दोनों बॉडीज की मैसेज आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। जस्ट कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। केस नंबर 2 देखें, टारगेट पार्टिकल एट द रेस्ट, यानी जिसको मारा जा रहा है सामने वाले रेस्ट में, यानी M2 रेस्ट में है। इसका मतलब बाकी कंडीशन वही रखी गई, M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, वेयर V2 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी ये मूव कर रहा है, ये किस में है, रेस्ट में। तो अब क्या होगा, फिर उसी तरीके से V1F की वैल्यू जहाँ पुट करेंगे, देखो MNSM, अच्छा 2M और दिस, सिर्फ ये तब्दीली होगी कि V2 0 पुट करेंगे। ये टर्म इस वजह से 0 होगी कि 0 से मल्टीप्लाई होगी, M में से MNS करें तो 0 है, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये दोनों 0 होंगी तो V1F क्या होगा 0। इसका मतलब जो बॉडी पहले मूव कर रही थी टकराने के बाद वो रेस्ट में चली जाएगी। अगर ये फ़र्ज कर 7 की वेलोसिटी से आ रही है तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जो पहले रेस्ट में पड़ी है उसके साथ क्या होगा, उसके लिए V2F कीमत पुट करें तो V2 2 ओवर M दिस, यहाँ बेटा पुट करेंगे, यहाँ फिर वही M में से MNS करेंगे, ये फिर क्या हो जाएगा 0, 2M को 2M से क्या करेंगे कैंसर, क्या बचेगा V1। इसका मतलब ये जो V2F होगा वो V1I के बराबर होगा। इट मीन्स ये 7 की स्पीड से टकरा के रेस्ट में चला गया है, जिसको टकराया था जो पहले रेस्ट में था अब वो किस स्पीड से जाएगा 7 से। इसका मतलब फिर वही सूरत हाल पैदा हुई कि टकराने के बाद वेलोसिटीज क्या हो गई, इंटरचेंज होगी। क्लियर। केस नंबर 3 देखिएगा, ये मैसिव टारगेट, टारगेट उसको कहते हैं जिसको हिट किया जाता है, प्रोजेक्टाइल उसको कहते हैं जो फेंका जाता है। तो M2 यहाँ टारगेट होगा, M1 हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल्स होगा। तो इसमें M2 ग्रेटर देन क्या है M2, यानी M2 हमारा बहुत बड़ा है किससे, M1 से। तो जो छोटी कीमत M1 उसको हम नेग्लेक्ट करके इक्वल टू 0 मान लेंगे और V2I तो ज़ाहिर 0 होगा, यानी हमारा टारगेट रेस्ट में है और जो बॉडीज हम उसकी तरफ फेंक रहे हैं वो छोटी सी बॉडीज है। तो अब देखिए इसके मुताबिक V1F पहले इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या पुट कर दिया, M1 की जगह 0, M2 0, V1 और 2M2 ओवर V2I 0। ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी 0 की वजह से 0, इस 0 की कोई हैसियत नहीं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो V1I किसके बराबर होगा, माइनस के। इसका मतलब जो बॉडी इसको टकराने आ जा रही, फर्स्ट करें वो 4 की स्पीड से आके टकरा के वापस चली जाएगी उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से आई थी। इसलिए अलामत कौन सी आ रही है, माइनस। माइनस वहाँ आती है हम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट क्या होता है, डायरेक्शंस। इसी तरीके से V2F इक्वेशन नंबर 5 को 2M1 की जगह 0 दिस, फिर ये कीमत बाद में 0, ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इस 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर क्या होगा 0, तो V2F क्या होगा 0। मतलब निकला कि जो हमारा टारगेट होगा बड़ा वो चूँकि रेस्ट में था तो टकराने के बाद वो रेस्ट में रहेगा। ऐसी मिसाल लेने कि अगर आपके हाथ में एक बॉल है वो छोटी सी बॉडी है, सामने एक दीवार है वो बड़ी बॉडी है, और बॉल को दीवार पर मारते हैं तो दीवार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, दीवार पहले भी रेस्ट में होती है बाद में भी रेस्ट में रहती है, मगर जो बॉल होती है वो दीवार से टकरा कर रिबाउंड करती है, जिस स्पीड से जाती है उसी स्पीड से वापस आती है, इसलिए वैल्यू सेम रहती है मगर डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। केस नंबर 4 इसका लास्ट केस है, मैसिव प्रोजेक्टाइल। जब एक फेंकी जाने वाली बॉडी M1 बहुत बड़ी है किससे, M2 से, और M2 की शरत में रेस्ट में, जैसे कोई ट्रक किसी छोटी सी साइकिल को हिट कर दे तो यू जस्ट लाइक दिस एग्जांपल है, हम कह सकते हैं M1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, M2 नियरली इक्वल टू क्या होगा 0 एंड V2I क्या होगा 0। फिर वही प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 के अंदर हम M2 भी 0 पुट करेंगे, V2I भी, ये है V1F, M2 यहाँ 0 है, यहाँ V2I 0 है, ये 0 इसको क्या कर देगी 0 फैक्टर को, इस 0 का कोई असर नहीं, M1 M1 से कैंसिल होकर V1, यानी जो बड़ी बॉडी छोटी को टकराएगी, बड़ी की स्पीड अगर 7 है तो टकराने के बाद उसकी स्पीड 7 ही रहेगी, लेकिन छोटी के साथ क्या होगा जो पहले रेस्ट में थी, रेस्ट में और देखें तो ये है 2M1 ओवर दिस V2I 0, ये अब इस 0 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0, मगर अगर ये देखें कि इस 0 की तो कोई ऐसी नहीं, M1 को M1 से कैंसिल करें तो 2 मल्टीपल 2V1I। इट मीन छोटी बॉडी को जब हिट लगेगी तो वो आने वाली बॉडी की वेलोसिटी से भी दुगनी हो जाएगी, आने वाली अगर 7 है तो छोटी बॉडी की वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, अगर वो 10 होती तो ये कितनी हो जाती 20। इसका मतलब जब हैवी बॉडी छोटी बॉडी को टकराती है तो हैवी बॉडी की स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता, अलबत्ता छोटी बॉडी की स्पीड हैवी बॉडी की आने वाली स्पीड से भी दुगनी हो जाती है, ये उसके अंदर क्या नज़र आता है, इफेक्ट नजर आता है। तो आज का ये था टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के डिफरेंट केसेस को भी स्टडी किया है और उसके पहले हिस्से को इसके अंदर हम उसकी इक्वेशंस को भी क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।